झारखंड के सभी सर एवं सरनीय को जोहार। झारखंड सीजीएल का एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक है। लगभग आपके पास जो है 2 महीने के समय बचा हुआ है और इतने कम समय में आपको जो है प्रिपरेशन करना है। और आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका जनरल स्टडीज़ के अंदर ये 4 सेक्शन आपका रोल प्ले करेगी। पहला सेक्शन आपका जनरल नॉलेज का, सेकंड करंट अफेयर्स भी आपसे पूछा जाएगा, साइंस का सेक्शन भी आपके पास है और कंप्यूटर का सेक्शन भी आपका पास है। इन चारों सेक्शन को मिलाकर के आपका 210 मार्क्स का कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। और ये वीडियो सीरीज जो है आपको लगातार मिलती रहेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको डेली क्लासेस अटेंड करना है और क्या करना है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। यही आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे सो दैट मोटिवेशन बना रहे और डेली आपको सेशन मिलते रहे। तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए ये पैकेज स्टार्ट किया जा रहा है जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसका पीडीएफ जो है आपका टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो चलिए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा सो दैट आपको वीडियो टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगी ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और मैक्सिमम चांस है कि आपके आने वाले सीजीएल एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगी। साथ ही हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जाएगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन को इस प्रकार से खोल कर आपके पास रखा जाएगा कि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इससे जुड़ी जितने भी नए इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिल जाएगी जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का आपका होगा। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रखा गया आपका पॉलिटी से। क्वेश्चन क्या है कि भारत में जो कार्यकारी प्रमुख होती है किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। तो भारत में जो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है वो किसको माना जाता है, प्रधानमंत्री को माना जाता है। अगर आप संविधान की ओर रुख करेंगे और आप देखेंगे कि संविधान में एक आर्टिकल है जो कि नंबर है आर्टिकल 74। ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 74 किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो आर्टिकल 74 में क्या कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति जो है उनका कार्यों के निष्पादन के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा। किसके कार्यों के संपादन के लिए, राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन के लिए। और इस मंत्रिपरिषद का एक प्रधान होगा, एक प्रमुख होगा जिसका नाम क्या दिया गया, प्राइम मिनिस्टर। जिसका नाम क्या दिया गया, प्राइम मिनिस्टर सॉरी। और यही प्राइम मिनिस्टर जो है आपका कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। अगर हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक। भारत का क्या, प्रथम नागरिक। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट को जो है भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति होते हैं वे संवैधानिक प्रधान कहलाते हैं। कौन सा प्रधान, संवैधानिक। तो प्रधानमंत्री जो है आपका वो किस प्रकार का प्रमुख है, वो कार्यकारी प्रमुख है। और राष्ट्रपति जो है आपका संवैधानिक प्रमुख होती है, यानी नाम मात्र के प्रमुख होती है। ये एक प्रकार से संवैधानिक प्रमुख है। मैक्सिमम कामकाज जो है किसके द्वारा कराया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रपति उसमें साइन वगैरह करते हैं। यूनिवर्सिटी के जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उनका जो चांसलर होते हैं कौन होते हैं, राष्ट्रपति उनका चांसलर होते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में 2-3 बातें आपको याद हो गया। आर्टिकल 74 क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान जो होता प्रधानमंत्री कहलाता है और यही प्रधानमंत्री आपका कार्यकारी प्रमुख भी होता है। साथ ही साथ आर्टिकल 75 में क्या बात किया गया, अगर आर्टिकल 75 की हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 75 में ये कहा गया कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो है, प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 75 में इस बात को बताया गया कि प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाएगा। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 75 भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके रखिएगा। अब चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेशन को में अगर आपको मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। यानी कोणार्क, आप सभी को पता होगा कोणार्क में जो है क्या है, एक सन टेम्पल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या है, एक सन टेम्पल है जो कहाँ पर स्थित है, जो आपका पुरी में स्थित है। कहाँ है, पुरी। पुरी कहाँ पर है अगर आपसे पूछा जाए तो पुरी जो है आपका उड़ीसा स्टेट में आपका पुरी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा कमेंट की उड़ीसा की राजधानी कहाँ है।
कहाँ की राजधानी पूछा गया आपसे? उड़ीसा की राजधानी। जैसे झारखंड का राजधानी कहाँ है? रांची है, उसी प्रकार से उड़ीसा की राजधानी कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम लोग बात करते हैं सन टेम्पल के बारे में। सन टेम्पल जो कि आपका पुरी में है, जो कि उड़ीसा में है, और इसका निर्माण जो है 13th सेंचुरी में हुआ था। कब हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण जो है आपका 13th सेंचुरी में हुआ था। और इसका निर्माण जो कराया गया था, किसके द्वारा कराया गया था? नरसिंह देव प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि नरसिंह देव प्रथम की ओर के द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास, बीबी का मकबरा, चार मीनार, ताजमहल और इत्माद उद दौला। ये चारों आपका क्या है? स्मारक है। इनमें से जो ताजमहल के बारे में आपको पहले से पता हो गया कि ताजमहल जो है मुमताज महल के याद में बनाया गया था, बेगम मुमताज के याद में बनाया गया था ताजमहल, जो कि एक मृत व्यक्ति का स्मारक है। यानी मुमताज का जो बॉडी था उसको यहाँ पर दफनाया गया है, ताजमहल के अंदर ही है। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराई गई थी? शाहजहां की द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां की द्वारा। अब आपको यहाँ देखना है कि इन चारों में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो जो बीबी का मकबरा है ये आपका एक मृत व्यक्ति का स्मारक है, और इसका निर्माण, बीबी के मकबरा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसने कराया था, तो औरंगजेब ने जो है बीबी के मकबरा का निर्माण कराया था। और ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में आपका बीबी का मकबरा है। अगर हम लोग बात करें इत्माद उद दौला मकबरा स्मारक के बारे में, तो इसका भी निर्माण किसने कराया था? नूरजहां बेगम ने। किसने कराया था? नूरजहां बेगम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नूरजहां बेगम। किसका? इत्माद उल्ला स्मारक। और आपका जो चार मीनार है जो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद कौन सा स्टेट में है? तो हैदराबाद आपका तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में आपका हैदराबाद स्टेट है, और तेलंगाना में ही आपका ये चार मीनार स्थित है, हैदराबाद में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तेलंगाना स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ और किस स्टेट को काट करके तेलंगाना को बनाया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, जो कि तेलंगाना में है। और यही चार मीनार ऐसा एक स्मारक है जो कि मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया चार मीनार के बारे में। तो और ये पूछा जाए अगर आपसे कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो चार मीनार का निर्माण जो कराया गया था वो किसके द्वारा कराया गया था? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? कुली कुतुब शाह। तो चार मीनार का जो आपका निर्माण कराया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार मैक्सिमम एग्जाम में इसको पूछा गया है कि सम्राट अशोक जो है वो किसके उत्तराधिकारी थे। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो पूर्वी भारत है, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में एक बहुत ही महान साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग थोड़ा इसमें जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मौर्य साम्राज्य के डिटेल्स हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य की अगर हम लोग संस्थापक की बात करें कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने कराया था या किसके द्वारा किया गया था, तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसको हरा करके, किस वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था? तो नंद वंश को हराकर। किसको? नंद वंश को हराकर जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। और इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसने हेल्प किया था चंद्रगुप्त मौर्य को? तो वो हेल्प किया गया था चाणक्य को। चाणक्य के द्वारा इसका हेल्प हुआ था। यानी चाणक्य जो है नंद वंश को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चाणक्य को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम आपको याद हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का अगर आपका जन्म पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, तो 345 बीसी में जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। और चाणक्य को जो है मौर्य साम्राज्य में प्रधानमंत्री बनाया गया था, और चाणक्य ही हेल्प किया था चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य की स्थापना में। नंद वंश के हरा करके इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक आता है चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। आप एक नाम सुने होंगे मेगास्थनीज। किसका नाम? मेगास्थनीज।
ये मेगास्थनीज जो है राजदूत था। कौन था? ये एक राजदूत था जो इंडिका नामक एक किताब लिखा था। कौन सा किताब? इंडिका नामक एक किताब लिखा था। ये भी बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि इंडिका नामक जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है। तो इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज इंडिका का लेखक है, जो कि मौर्य साम्राज्य के टाइम में वो राजदूत थे। और वो कौन सा देश से आए थे? ग्रीक देश से आए थे। किससे आए थे? ग्रीस से आए थे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि मौर्य साम्राज्य के बारे में, कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, किस वंश को हरा करके स्थापना हुई थी। और साथ ही मेगास्थनीज के बारे में भी क्लियर हो गया कि मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी किताब लिखा गया था? इंडिका नामक एक पुस्तक लिखा गया था। तो मौर्य साम्राज्य का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुए। और सबसे अंतिम शासक अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो अंतिम शासक जो है मौर्य साम्राज्य के, वह कौन थे? बृहदरथ थे। कौन थे? बृहदरथ। यानी बृहदरथ जो है आपका अंतिम शासक हो गया किसका? मौर्य साम्राज्य का। क्वेश्चन आपका क्या था कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? यानी सम्राट अशोक किसका थे? बिंदुसार। किसका उत्तराधिकार थे? बिंदुसार का। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार, और फिर बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक। ये आपको क्लियर हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक का कौन लगेंगे? दादा लगेंगे। कौन लगेंगे? दादा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हो गया आपका बिंदुसार, और फिर बिंदुसार का बेटा हो गया आपका अशोक। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बायोलॉजी से है, और इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो जो जीव है, स्टार्टिंग में इसको बांटा गया था एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर। कौन सा? यूनिसेलुलर। और फिर आपका मल्टी सेलुलर। कौन सा हो गया? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। इनमें से 4 प्रकार के जीव का उदाहरण है। पहला है आपका प्रोटोजोआ, सेकंड है आपको एंथ्रोपोडस, थर्ड है आपको एकाइनोडर्मस, और चौथा है आपका एनिलिड्स। कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम लोग बात करेंगे एक कोशिकीय जीव के बारे में, तो जो प्रोटोजोआ है ये आपका क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोशिकीय जीव का एक उदाहरण है आपका। क्योंकि इसमें जो है प्रोटोजोआ में हम लोग बात करेंगे, इनका जो प्रोटोप्लाज्म होती है, यानी कि जो जीवद्रव्य होती है, जीवद्रव्य की खोज किसने किया था? तो पुरकिंज नामक साइंटिस्ट ने जो है जीवद्रव्य की खोज किए थे। कौन? पुरकिंज नामक साइंटिस्ट जीवद्रव्य का खोज किए थे। एक कोशिकांग है जीवद्रव्य, और इनका जो जीवद्रव्य है, इनका जो प्रोटोप्लाज्म है, इसमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जीवद्रव्य में एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। और जीवद्रव्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? पुरकिंज नामक साइंटिस्ट के द्वारा जीवद्रव्य की खोज किया गया था। और प्रोटोजोआ जो है आपका एक कोशिकीय जीव का एक उदाहरण हुआ। और हम लोग एनिलिड्स की अगर हम लोग बात करेंगे, एनिलिड्स, तो ये जो आपका एनिलिड्स है, इसका शरीर क्या होती है? लंबा होती है। शरीर लंबा पतला, यानी इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका कृमि है। कृमि आप देखे होंगे कि जिसका शरीर क्या होती है? बहुत ही पतला होती है, लंबी होती है। तो एनिलिड्स क्या है? एक प्रकार का जीव है जिसका शरीर लंबा पतला, और इसमें जो होती है बाइसिमेट्री पाया जाता है। यानी कि कोई भी एनिलिड्स जीव को आप लेंगे और उसको बीचों बीच काटेंगे तो दोनों साइड एक ही प्रकार का चीज़ें देखने को मिलेगी। यानी इसमें कौन सा सममित पाई जाती है? तो इसमें बाइसिमेट्री पाई जाती है। कौन सा? बाइसिमेट्री। तो ये भी आपसे पूछा जाए कि कौन सा जीव में बाइसिमेट्री पाया जाता है, तो जो एनिलिड्स होती है उसमें बाइसिमेट्री पाया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ से जो एकाइनोडर्मस होती है, तो एकाइनोडर्मस में, एकाइनोडर्मस जो संघ है, इसका जितने भी जीव होती है, एकाइनोडर्म संघ का जितने भी जीव होती है, ये सारे जीव किस प्रकार के होते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री होती है। तो समुद्री जीव जो होती है किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो एकाइनोडर्म संघ के अंतर्गत आपका समुद्री जीव आ जाते हैं। अगर हम लोग एंथ्रोपोड्स की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग? एंथ्रोपोड्स की बात करेंगे। तो एंथ्रोपोडस की हम लोग बात करेंगे, तो जो केचुआ वगैरह है वो आपको किस श्रेणी में आ जाएगा? एंथ्रोपोडस श्रेणी में आ जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पास है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो जो पेनिसिलिन की खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है आपका पेनिसिलिन का खोज किया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पेनिसिलिन जो है क्या है? एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? तो एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एक एंटीबायोटिक है, यानी एक प्रतिजैविक है। ये क्या है? एंटीबायोटिक है। व्हाट इज पेनिसिलिन? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसका खोज किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसका
खोज हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि पेनिसिलिन की खोज कब किया गया था, तो 1928 1928 यानी 1928 में आपका पेनिसिलिन का इन्वेंशन हुआ था, जो कि एक एंटीबायोटिक है, और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपको एक नाम देखने को मिल रहा होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये दोनों नाम लगभग लगभग सेम, आगे अलेक्जेंडर है, बट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन का खोज किया था, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है वो माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? तो माइक्रोफोन। और ये भी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किस चीज़ का खोज किया था, तो माइक्रोफोन। या उल्टा पूछा जाए कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो माइक्रोफोन का आविष्कार आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ ग्राहम बेल के द्वारा और एक चीज़ का आविष्कार किया गया था, वो क्या था? टेलीफोन। क्या था? टेलीफोन। ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो टेलीफोन का आविष्कार भी आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा ही किया गया था। और एक चीज़ आपसे यहाँ जब ये क्वेश्चन आया ही, तो जीवाणु है, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है और एनसीईआरटी में इसका जिक्र है कि जीवाणु की खोज किसने किया था। तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। तो जीवाणु का जो खोज, बैक्टीरिया की जो खोज किया गया था, वो कब हुआ था? 1683। कब हुआ था? 1683। और ल्यूवन हक नामक साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था। कौन किया था? ल्यूवन हॉक। ये भी आप याद रखिएगा कि जो ल्यूवन हॉक है उसके द्वारा किसकी खोज किया गया था? जीवाणु का खोज किया गया था। और कब खोज हुआ था इसका? 1683 में इसका खोज हुआ था। पेनिसिलिन की खोज कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और कौन नाम बच गया यहाँ पर? स्टीफन हॉकिंस, जो एक साइंटिस्ट है जिनका डेथ हो गया हाल ही में। और फिर यहाँ पर आया था यान फ्लेमिंग। तो यान फ्लेमिंग क्या किए थे, इसके बारे में अभी याद नहीं आ रहा यान फ्लेमिंग के बारे में, बट यहाँ जितने इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया टू दी पॉइंट दिया गया और एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इतना इन्फॉर्मेशन को आप रखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको और यहाँ, जैसे जीवाणु जिसे हम लोग बैक्टीरिया कहती है, बैक्टीरिया की खोज कौन किया था? ल्यूवन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज किया था। उसी प्रकार से जो विषाणु एक आता है, क्या आता है? विषाणु। अगर आपसे पूछा जाए कि विषाणु यानी कि वायरस, विषाणु मतलब वायरस, कि वायरस की खोज किसने किया? वायरस की खोज किसने किया? तो वायरस का जो खोज हुआ था 1892 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1892 में किया गया था। और एक रूसी वनस्पति शास्त्र की ओर द्वारा इसकी खोज हुई थी, जिसका नाम था इवान विस्की। क्या नाम था? इवान विस्की। इवान विस्की ये क्या था? एक रूसी वनस्पति शास्त्री थे जो कि विषाणु का खोज किया था, 1892 में किया था। तो आपके दोनों क्लियर हो गया। जीवाणु का खोज कौन किया? ल्यूवन हॉक किया, 1683 में खोज हुआ, यानी पहले जीवाणु का खोज हुआ है, उसके बाद आपका वायरस की खोज हुआ है, विषाणु का खोज हुआ है, जो कि 1892 में हुआ है। और विषाणु का खोज किसने किया था? इवान विस्की ने विषाणु का खोज किया था। तो ये क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम हो गया। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज 1928 में हुआ। किसके द्वारा खोज किया गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसका खोज किया गया। सेकंड, कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है वो किसका आविष्कार किया है? माइक्रोफोन और टेलीफोन का आविष्कार किया है। जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होती है, उसकी खोज कौन किसके द्वारा किया गया है? ल्यूवन हॉक द्वारा जो है जीवाणु की खोज किया गया है। कब खोज किया गया है? 1683 में किया गया है। नेक्स्ट एक टर्म आता है आपका विषाणु। विषाणु का खोज इवान विस्की द्वारा किया गया है, जो कि एक रूसी वनस्पति शास्त्री थे, और इसका खोज हुआ है 1892 में। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गया पेनिसिलिन तक। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन है, यानी कि आपका पॉलिटी से एक क्वेश्चन है। और आप देखेंगे कि आपका जो जेएसएस सीजीएल का एग्जाम होगा तो वहाँ पॉलिटी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया। तो सबसे पहला आपको मन में आना चाहिए कि भारतीय संविधान में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संशोधन की प्रक्रिया शामिल है। तो ये जो हम लोग संविधान को संशोधन कर सकते हैं, ये किस देश से लिया गया? तो ये आपका लिया गया किस देश से? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे कि किस देश से आपको भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। तो भारतीय संविधान में जो पहली बार संशोधन हुई थी वो कब हुई थी? 1951। कब हुई थी? 1951 में हुई थी, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सा अनुसूची? 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान का जो 9वीं अनुसूची है, 9th शेड्यूल है, इसको भारत के संविधान में जो पहला अमेंडमेंट हुआ था उस टाइम इसको जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान को अगर हम लोग बात करें पूर्ण रूप से जो लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू। अगर ये आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान सभा जो थी उसका अंतिम बैठक कब हुआ था, संविधान सभा का अंतिम बैठक, संविधान सभा का अंतिम बैठक, तो संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुई थी कब हुई थी, 24 जनवरी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है संविधान सभा का, वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, इस डेट को क्यों चुना गया, 26 जनवरी को क्यों चुना गया। आपसे पूछा गया था कि संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो किस देश से लिया गया है, तो वो आपका किस देश से लिया गया, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। किससे लिया गया, साउथ अफ्रीका। किससे लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया ये प्रावधान कि हम लोग क्या कर सकते हैं, संविधान का संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि संविधान के बारे में, संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 की हुई थी। संविधान में हम लोग संशोधन कर सकते हैं और संविधान में जो संशोधन होती है इसकी अधिकार किसके पास होती है, ये कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 368 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 368 ही हम लोग को शक्ति प्रदान करती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, संविधान का संशोधन करने का जो अधिकार है, यानी संशोधन करने का जो शक्ति है, संशोधन करने का जो अधिकार, संशोधन अधिकार शॉर्ट में इसको लिख दे रहे हैं कि जो संविधान में हम लोग संशोधन अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसका जो राइट है, इसका जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 368 में इसका बात किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन सा देश से लिया गया, साउथ अफ्रीका से इसको लिया गया। ये आपको क्लियर हो गया। और भी आपको एक चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, परमानेंट अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक डांस फॉर्म के बारे में कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है इसका प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है, यानी भारत के किस राज्य से कुचिपुड़ी नृत्य का जो है शुभारंभ हुआ है या इसका शुरुआत हुआ है। 4 ऑप्शन आपके पास, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। हम लोग एक एक करके सारे का जो भी इम्पोर्टेंट डांस है उसको देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कुचिपुड़ी नृत्य शैली के बारे में, तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश। किसका है, आंध्र प्रदेश। आपको आंध्र प्रदेश राज्य का राजधानी के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आंध्र प्रदेश राज्य का राजधानी कहाँ है। अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना। तो महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म जो है कौन कौन सा है, लावनी जो है महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है, तमाशा जो एक डांस फॉर्म है जो कहाँ का है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, और मौनी। ये 3 डांस फॉर्म ऐसा डांस फॉर्म है जो बिलोंग करता है किस स्टेट से, महाराष्ट्र स्टेट से इसका बिलोंग करता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे उड़ीसा का एक डांस फॉर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो उड़ीसा का जो है संयुक्त पाणिग्रह, ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है, क्लासिकल डांस है ये कि संयुक्त पाणिग्रही जो डांस फॉर्म है वो कहाँ का है, उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश का आपका हो गया कुचिपुड़ी, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो नदी है ये झारखंड से होकर गुजरती है हम लोगों का। इसमें पूछा गया है कि किस नदी को बंगाल का शोक यानी सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास, ब्रह्मपुत्र, हुगली, भागीरथी और दामोदर। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो झारखंड की एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी को पता होती है कि जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक यानी कि सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, झारखंड में इसका उद्गम होती है। झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है जिसका नाम है क्या है, लातेहार। क्या नाम है, लातेहार। तो लातेहार में टोरी नामक एक जगह है। कौन सा जगह, टोरी। तो लातेहार का टोरी नामक जगह से दामोदर नदी का क्या होती है, उद्गम होती है, और दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर के नाम पर और भी बहुत सारे चीज़ें टैग है कि भारत का पहला जो बहुउद्देशीय इसको लिख देते हैं हम लोग, मल्टीपर्पज जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर लाया गया था, तो वो आपका दामोदर नदी पर ही उसकी शुरुआत हुई थी। और इसे हम लोग दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के नाम से भी जानते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसकी स्टार्ट कब हुई थी, 1948। कब हुई थी, 1948। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना हुई थी। बंगाल की शोक कहा जाता है इसे। ब्रह्मपुत्र के बारे में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट
कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तो तिब्बत कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र का कहाँ है, तिब्बत। तिब्बत का जो मानसरोवर झील है, कौन सा झील, मानसरोवर झील, तिब्बत का मानसरोवर झील से जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है, उद्गम स्थल है। और साथ ही साथ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम बताइए, तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का क्या नाम है और ये किस स्टेट में स्थित है। तो ये आपका असम में स्थित है। कौन सा राज्य में, असम में स्थित है और इसका नाम है माजुली। क्या नाम है इसका, माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये जो नदी द्वीप है कौन सा नदी पर है, ब्रह्मपुत्र। कौन सा है, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र का नाम आते ही ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास पूरा कंप्लीट होनी चाहिए। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, और एक चीज, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना नदी जो है उसी को ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसको जो है आपका सांगपो, इसको सांगपो भी बोला जाता है। तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है, तिब्बत में इस नदी का नाम है सांगपो। क्या नाम है इसका, सांगपो। तो इतना सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन से आ रही है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तिब्बत के मानसरोवर झील में इसका उद्गम स्थल है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि असम में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, दिहांग के नाम से जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है जिसका नाम है माजुली, वो असम में स्थित है और इसी नदी पर है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिहांग नदी कौन सा स्टेट में है, तो दिहांग जो है आपका असम में है। और ये किस नदी का उपनाम है, तो ये आपका किसका है, ब्रह्मपुत्र को ही आसाम में दिहांग कहा जाता है, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई। अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा है तो सेशन को आप लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग बात करें कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। थर्मोस्कोप, तो थर्मोस्कोप का जो आविष्कार है, यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है हमको, ठीक है, सही है, थर्मोस्कोप स्पेलिंग सही है। तो थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो आपका गैलीलियो गैलीली जो है ये है थर्मोस्कोप का आविष्कारक। अगर हम लोग कोपरनिकस की बात करें कि कोपरनिकस किस चीज़ की खोज किया था, तो कोपरनिकस जो है सोलर सिस्टम की खोज किया था। किसका खोज किया था, यानी सौरमंडल की खोज किया था। अगर ये आपसे पूछा जाता कि सौरमंडल की खोज किसके द्वारा किया गया है या किसे माना जाता है, तो कोपरनिकस को जो है सोलर सिस्टम की खोजकर्ता माना जाता है। और कब किया था, आज से लगभग 500 साल पहले, यानी कि 1540 ईस्वी में कोपरनिकस के द्वारा सोलर सिस्टम की खोज किया गया था। यहाँ पर केपलर भी है, तो केपलर क्या दिया था, केपलर जो प्लेनेटरी मोशन का जो नियम दिया था, ग्रहीय गति का नियम, किसके द्वारा दिया गया था, ग्रहीय गति का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो केपलर साहब के द्वारा ग्रहीय गति का नियम दिया गया था। न्यूटन के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है इस सेशन में, न्यूटन के बारे में हम लोग सभी जानते हैं क्या क्या चीज़ का खोज किया था। यहाँ आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बहुत ही बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है ताकि आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसमें गेन हो और आपको जो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है आपका, उसमें आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके हम लोग करेंगे। झारखंड जीके का भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है आपका, वो साथ ही साथ इधर से आपका ये वाला सेशन चलती रहेगी। बट इसमें यही है कि आप जो है डेली सेशन को अटेंड करें तो ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। इसका PDF आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और नोट्स वगैरह बनाने का जो है अभी आपके पास टाइम है नहीं। फिर भी आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि आप कभी नहीं पढ़े हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, इसलिए इसको डाला गया है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको भी देने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो हर एक बच्चा को पता है महाराणा प्रताप के बारे में और महाराणा प्रताप के उस साहसी घोड़े के बारे में। तो सबसे पहली बात कि महाराणा प्रताप के जो घोड़े हैं उसका नाम था चेतक। क्या नाम था, चेतक। महाराणा प्रताप के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को याद आएगा हल्दी घाटी और हल्दी घाटी का वार। हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था एक, जिसे बोलते हैं हम लोग हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये महाराणा प्रताप वर्सेस कौन थे, महाराणा प्रताप, और ये मुगल सम्राट अकबर के द्वारा लड़ा गया था। किसके द्वारा लड़ा गया था, अकबर। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध आपका क्लियर हो गया, जिसमें महाराणा प्रताप का हार हुआ था।
ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। और अकबर जो है किससे संबंधित है? मुगल साम्राज्य से संबंधित है। और ये जब हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था तो अकबर का सेनापति के नाम बहुत बार पूछा जाता है कि अकबर का सेनापति कौन थे? तो मान सिंह और आसफ खां। कौन? मान सिंह और आसफ खां जो है इस लड़ाई का नेतृत्व किए थे, यानी इसको सेनापति था अकबर का मान सिंह। कौन था? मान सिंह। और इधर कौन थे? महाराणा प्रताप, जिसमें महाराणा प्रताप का हार हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे, तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। महाराणा प्रताप किसके शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। ये आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में हम लोग बताए तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। किससे? भार उठाने से रिलेटेड है। कर्णम मल्लेश्वरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक में, किसमें? ओलंपिक में, ये आप याद रखिएगा कि ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, यानी कोई भी पदक जीतने वाली फर्स्ट फीमेल जो थे, फर्स्ट फीमेल वो कौन थी? वो थी आपका कर्णम मल्लेश्वरी। इसलिए कर्णम मल्लेश्वरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित थे? तो वेट लिफ्टिंग यानी भार उठाना से संबंधित थी। पहला पदक जीतने वाली भारतीय महिला ओलंपिक में। ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे और नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, इतिहास का क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट, यानी रोलेट एक्ट भी कहीं कहीं लिखा रहता है कि रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया। तो रोलेट एक्ट को जो है 1919 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1919 एडी, यानी 1999 ईस्वी में रोलेट एक्ट को पारित किया गया है। और रोलेट एक्ट किस प्रकार का कानून था? एक काला कानून था। और इसी के विरोध में जो है, रोलेट एक्ट के विरोध में ही, पहले ये आप याद रखिएगा कि रोलेट एक्ट को पारित कब किया गया था। तो रोलेट एक्ट को 19 मार्च, कब? 19 मार्च 1999 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उस टाइम कौन थे वाइसराय? चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड की द्वारा इस एक्ट को पारित किया गया। कब पारित किया गया? आपका 19 मार्च 1999 को इस एक्ट को पारित किया गया। और इस एक्ट में क्या बताया गया था कि किसी भी डाउटफुल व्यक्ति को, किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को, यानी अगर पुलिस को संदेह होता है कि ये क्या है, राजद्रोह कर रहे हैं, यानी लड़ाई झगड़े में शामिल है, तो संदेह के आधार पर क्या कर सकते हैं? उसको बिना मुकदमा चलाई उसको क्या कर सकते थे? गिरफ्तार कर सकते थे। और इसको काला कानून कहा गया। और इसी कानून के विरोध में जो है, इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1999 को एक बहुत ही बड़ा हत्याकांड हुआ जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी लोग जो है जलियांवाला बाग में, जो कि पंजाब अमृतसर में है, जलियांवाला बाग में इस कानून के विरोध में इकट्ठा हुए थे। और जनरल डायर जो है इसमें निहत्थे लोगों को गोली चला दिए थे। और बहुत ही बड़ा नरसंहार हुई थी उस दिन। कब? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर हुई थी? जलियांवाला बाग में हुई थी, जो कि अमृतसर पंजाब में है। और फिर आपको पता है कि जनरल डायर को जो है जब वो भारत छोड़कर चले गए तो उधम सिंह, कौन? उधम सिंह, कौन? उधम सिंह। उधम सिंह जो है लंदन में जाकर उसको गोली मारे थे। ये भारत का शेर, पंजाब का शेर उधम सिंह, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड को करने वाले जनरल डायर, उसको उसके घर में जाकर के, यानी कि लंदन में जाकर गोली मारकर शहीद हुए थे। तो ये उधम सिंह के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो उधम सिंह के बारे में एक फिल्म भी आया था, उस फिल्म को आप लोग जरूर देखिएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया सारा चीज। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ था। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 19 मार्च 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा इस एक्ट को पारित किया गया था। इस एक्ट को विरोध में एक शांतिपूर्वक सभा का आयोजन कहाँ हो रही थी? अमृतसर पंजाब, जलियांवाला बाग नामक जगह पर हो रही थी। डेट क्या था? 13 अप्रैल 1919 को। और जनरल डायर जो है इसमें निहत्थे लोगों पर गोली चलाया था। और फिर इसमें पूरा नरसंहार हुई थी। बच्चे, बूढ़े, महिला जो भी थे उसको क्या हुआ था? मौत की घाट उतार दिया गया था। और फिर जब जनरल डायर भारत छोड़कर चले गए थे लंदन, तो उधम सिंह जो है जाकर के भारत जनरल डायर का मौत की घाट उतार दिया था। तो यहाँ आपका क्लियर हो गया। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जब शासनकाल था उसमें कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो आपको याद होगा कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन।
तो ये भी आप याद रखिएगा कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जितना लिखाया गया है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था। यानी हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग का एक पृथ्वी है जिसे हम लोग ग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर क्या होती है, उपग्रह होती है जो चक्कर लगाती है, जिनमें से हम लोगों का चंदा मामा है जो पृथ्वी के चारों ओर अनवरत चक्कर लगा रही है। तो चंद्रमा किस प्रकार का उपग्रह है, तो चंद्रमा एक नेचुरल सैटेलाइट है। और हम लोगों का साइंस इतना एडवांस कर गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो छोड़ पा रहे हैं हम लोग अंतरिक्ष में। तो यही पूछा गया कि चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन है। तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह जो है वो कौन सा है, लूना 10। कौन सा, लूना 10 जो है चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अपोलो 11 के बारे में, तो अपोलो 11 पहला प्रोजेक्ट था जिसमें क्या हुआ था, अपोलो 11 में ही चंद्रमा पर सबसे पहली बार मानव अपना पैर रखे थे। कौन रखे थे, नील आर्मस्ट्रंग। कौन रखे थे, नील आर्मस्ट्रंग। आप ये याद रखिएगा कि चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रंग, जो कि एक अमेरिकन स्पेस साइंटिस्ट था। तो अपोलो 11 आपको क्लियर हो गया। लूना 10 चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह हो गया आपका। उसके साथ साथ यहाँ पर और एक चीज़ है आपका, लूना 2 यहाँ पर है। अगर हम लोग लूना 2 के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन याद नहीं है अभी, बट लूना 3 जो है वो एक पहला स्पेस शिप था जो चंद्रमा के उस पृष्ठ का फोटो लिया था जिसको हम लोग पृथ्वी से देख नहीं पाते। तो लूना 3 जो है चंद्रमा के उस पृष्ठ का फोटो लिया था जिसको हम लोग पृथ्वी की ओर से देख नहीं पाते। और ये लूना 10 हो गया आपका। लूना 10 पृथ्वी का चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह। अपोलो 11 आपको क्लियर हो गया, मानव पहली बार जो है अपना गए थे किसके थ्रू, अपोलो 11 के थ्रू। और साथ ही साथ स्पुतनिक 2, इसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। कौन सा, स्पुतनिक 2। स्पुतनिक 2 जो है ये रसिया की ओर से भेजा गया था। और पहली बार जो है एक जीवित कुत्ता को चंद्रमा पर लाया, स्पेस में भेजा गया था। स्पुतनिक 2 की थ्रू जो है एक जीवित कुत्ता को स्पेस में पहली बार भेजा गया था। और उस डॉग का नाम था लाइका। क्या नाम था उसका, लाइका। तो लाइका नामक कुत्ते को जो है पहली बार किसके द्वारा भेजा गया था, कौन सा स्पेसशिप में भेजा गया था, स्पुतनिक 2 द्वारा भेजा गया था। और ये किसने भेजा था, रसिया की ओर से ये मिशन था। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है पृथ्वी का जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे कि किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। तो आपका इवांडर होलीफील्ड को जो है आपका रियल डील उपनाम से जाना जाता है। कौन सा उपनाम, द रियल डील। किसको, इवांडर होलीफील्ड को आपका द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक फ्लाइंग फिश उपनाम है। कौन सा, एक फ्लाइंग फिश उपनाम से किसको जाना जाता है, तो फ्लाइंग फिश में माइकल फेल्प्स को जो है आपका फ्लाइंग फिश उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्रिकेट से संबंधित है ये। इसमें पूछा गया है कि कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला। तो ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहला जो है आधिकारिक यानी ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया था। किसके बीच में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया था। और क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता है वो किसे माना जाता है, इंग्लैंड को ही क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है। अगर हम लोग ये आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था, तो क्रिकेट का पहला जो टेस्ट मैच, कौन सा मैच, टेस्ट मैच। क्रिकेट का फर्स्ट टेस्ट मैच यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। क्रिकेट का फर्स्ट टेस्ट मैच कब हुआ था, 1877 में हुआ था। कब हुआ था, 1877 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, मेलबर्न में हुआ था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। किसके बीच में हुआ था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मेलबर्न में हुआ था। कहाँ हुआ था ये, मेलबर्न में ये हुआ था। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया। और क्रिकेट का जो सर्वोच्च संस्था है कौन है, आईसीसी है। कौन है, आईसीसी है। इंडिया में भारत का जो क्रिकेट का देखरेख कौन करता है, बीसीसीआई करता है। कौन करता है, बीसीसीआई। वर्तमान में जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। पाकिस्तान में रेगिस्तान पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थार रेगिस्तान।
पाकिस्तान में एक रेगिस्तान है जिसे हम लोग थार रेगिस्तान कहते हैं। थार रेगिस्तान का अगर हम लोग विस्तार क्षेत्र देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान इसका विस्तार क्षेत्र है। किसका? थार रेगिस्तान का। भारत में भी पाया जाता है और पाकिस्तान में भी ये रेगिस्तान पाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको चोलिस्तान नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग थार रेगिस्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा की बात करें तो लगभग 2,60,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्र है। कितना है? 2,60,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्र है। और इसका जो आप इसका एरिया को हम लोग देखेंगे तो भारत पाक का एरिया को ये कवर करता है। और एक नदी है जो थार रेगिस्तान में जाकर लुप्त हो जाती है, उस नदी का नाम क्या है? लूनी नदी। कौन सा नदी? लूनी नदी। ये अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि लूनी नदी कहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती है, यानी कि कहाँ पर जाकर लुप्त हो जाता है, तो ये लूनी नदी लुप्त हो जाता है थार रेगिस्तान में जाकर के ये लुप्त हो जाता है। हम लोगों का और एक इम्पोर्टेंट रेगिस्तान यहाँ पर आपको दिख रहा है, गोबी का मरुस्थल। तो गोबी का मरुस्थल किसके किसके बीच में है? मंगोलिया और चीन और मंगोलिया। किसके बीच में? चीन और मंगोलिया के बीच में जो है आपका चीन और मंगोलिया का विस्तार क्षेत्र में जो आपका गोबी का मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, वर्ल्ड का, कहाँ का? वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान जो है, सहारा मरुस्थल जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कहाँ पर स्थित है? जो ये उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका। तो आपका सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में आपका सहारा रेगिस्तान स्थित है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जैसे यहाँ पर उत्तरी अफ्रीका है तो उसी प्रकार से आपका दक्षिण अफ्रीका में भी एक मरुस्थल पाया जाता है जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से? कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कालाहारी मरुस्थल है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका। कौन सा हो गया? साउथ अफ्रीका। कौन सा हो गया? साउथ अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल। थार रेगिस्तान इंडिया से संबंधित है। पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान कहा जाता है। गोबी मरुस्थल जो है चाइना और मंगोलिया के विस्तार क्षेत्र में है। थार रेगिस्तान में लूनी नदी लुप्त हो जाती है। थार रेगिस्तान का क्षेत्रफल 2,60,000 किलोमीटर स्क्वायर है। साथ ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा है, जो कि आपका उत्तरी अफ्रीका में। तो ये आपका थार रेगिस्तान से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता था वो हम लोग लिख दिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि प्राचीन काल यानी कि एंशिएंट टाइम का कोई जानवर हो गया, पौधा हो गया या कोई जीव है, उसका जो संरक्षित अवशेष है या चिन्ह है, उसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपको 4 आपका ऑप्शन दिख रहा है आपके पास, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी और औषध विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी। तो इसे जो कहा जाता है इसे कहा जाता है पैलेंटियोलॉजी। क्या? जीवाश्म विज्ञान। क्या कहा जाता है इसको? जीवाश्म विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन काल के जानवर, पौधा और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्ह का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की कौन सी शाखा है? तो एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की शाखा है जिसमें हम लोग मानव का विकास यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कि ह्यूमन से, ह्यूमन का डेवलपमेंट हो गया, मानव का विकास हो गया, उसका रीति रिवाज, उसका इतिहास, उसका परंपरा से संबंधित जो भी चीज़ें हम लोग जानते हैं किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में ऑनर्स भी होता है, आप लोग बहुत कोई किए भी होंगे इससे संबंधित। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा आर्कियोलॉजी। तो पुरातत्व संबंधी विज्ञान को हम लोग आर्कियोलॉजी कहते हैं। किसको? पुरातत्व संबंधी विज्ञान को हम लोग आर्कियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। एक आता है कि आपका यहाँ पर औषध विज्ञान हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया। एक आता है नींद का अध्ययन। कौन सा आता है? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर याद आ गया अभी कि नींद का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नींद का अध्ययन भी होता है। आप सोच सकते हैं साइंस कहाँ तक आगे बढ़ गई है कि आपका नींद का भी अध्ययन करता है। इसे हम लोग हिप्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिप्नोलॉजी। नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिप्नोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ से इतने सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका साइंस है फिर से कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को पता होगा। इसका आंसर आप खुद देंगे कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छापेंगे। और बहुत सारे एग्जाम में बार बार ये पूछा गया है। आप जब स्कूल का एग्जाम में पढ़ रहे थे उस टाइम भी पूछा गया होगा आपसे। अब ये इथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, मीथेन का जो सूत्र है कौन सा है? CH4। क्या है? CH4 मीथेन का सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है। एक आता है आपका प्राकृतिक गैस जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल गैस। किसे कहते हैं? नेचुरल गैस। कि नेचुरल गैस किन दो गैसों का मिश्रण को हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं?
तो आपका जो नेचुरल गैस होता है, प्राकृतिक गैस, इसका जो मुख्य अवयव होती है क्या होती है? मीथेन होती है। क्या होती है? मीथेन। नेचुरल गैस में जो है 80% क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 80% मीथेन पाया जाता है। और साथ ही साथ जो आपका नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस है, ये किन दो गैसों का मिश्रण है? ये ब्यूटेन, किसका है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन का जो मिश्रण है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल गैस कहते हैं। तो गैसों के बारे में हम लोग और एक चीज़, जो अक्रिय गैस होती है, इनर्ट गैस की संख्या कितनी होती है, ये भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि अक्रिय गैसों की संख्या। तो अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6। अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। और ये आपसे पूछा जाए कि कौन सा गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देती है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में देखने को मिल सकती है कि फूलों का रंग उड़ा देने वाले गैस का नाम क्या है? फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस, फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस कौन सी है? फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस कौन सी है? यानी कोई भी फूल है और उसका रंग आपको उड़ाना है तो उस गैस का प्रयोग करेंगे तो आपका फूल का रंग उड़ जाएगा। तो कौन सा है? क्लोरीन गैस। कौन सा हो गया? क्लोरीन। क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ में? फूलों का रंग उड़ाने में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका गैस से संबंधित इतने सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन था आपके पास, इथेन, प्रोपेन, मीथेन और ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि ब्रिक्स जो होती है, ब्रिक्स में अक्षर बी जो है वो किस देश को डिनोट करता है? तो ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में कितने देश शामिल है? 5 देश। कितना देश शामिल है? 5 देश। बी से आपका क्या हो जाएगा? बी से आपका हो जाएगा ब्राजील। बी से क्या हो जाएगा? आपका ब्राजील। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि ब्रिक्स में बी अक्षर किसको दर्शाता है? ब्राजील को। आर से आप सभी को पता है, आर से क्या हो जाएगा? रसिया हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा? रसिया। आई से अपना प्यारा भारत इंडिया हो जाएगा। आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। ब्रिक्स में टोटल 5 देश शामिल है। सी से क्या हो जाएगा आपका? सी से आपका हो जाएगा चाइना। सी से क्या हो जाएगा आपका? चाइना। और फिर आपका लास्ट में एस आता है। एस से आपका मतलब हो गया साउथ अफ्रीका। एस से मतलब क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका आपका एस से मतलब हो जाएगा। तो ब्रिक्स में अक्षर बी किसको दर्शाता है? ब्राजील को दर्शाता है। और सबसे और आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, यानी इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ब्रिक्स का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 2009 में ब्रिक्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। और फिर साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट देश है ब्रिक्स में शामिल होने वाला। और ये कब शामिल हुए थे? 14 अप्रैल। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिक्स में सबसे लास्ट में कौन सा देश शामिल हुआ था? तो साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। और 14 अप्रैल 2011 में, 2011 में ब्रिक्स का जो 3rd समिट था, कौन सा समिट चल रहा था उस टाइम? 3rd समिट चल रहा था, तीसरा सम्मेलन चल रहा था। और उस तीसरा सम्मेलन में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में सम्मिलित हुआ था। तो ब्रिक्स में कौन कौन सी देश है? 5 देश है। बी से आपको ब्राजील याद हो जाएगा, आर से रसिया, आई से अपना इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। सबसे अंतिम देश जो ब्रिक्स में शामिल हुआ वो कौन हुआ? साउथ अफ्रीका हुआ। कब हुआ? 14 अप्रैल 2011 को हुआ। और उस टाइम क्या चल रहा था? ब्रिक्स का 3rd समिट चल रहा था। तो ये आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका सिलेबस में देश का राजधानी मुद्रा भी है। तो यहाँ पूछा गया कि साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो साइप्रस की राजधानी कौन है? साइप्रस की राजधानी कौन सी है? निकोसिया जो है साइप्रस की राजधानी है। हाँ, साइप्रस की राजधानी आपका निकोसिया आपका हो गया आपका राजधानी। और आपसे जेएसएससी के किसी एग्जाम में हम देखे थे, पूछा गया था आपसे कि पोलैंड का राजधानी कहाँ है? किसका राजधानी? पोलैंड। तो पोलैंड का राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि पोलैंड का जो मुद्रा क्या है और राजधानी क्या? पोलैंड का राजधानी क्या क्या बताना आपको? पोलैंड का राजधानी कहाँ है और पोलैंड में कौन सी मुद्रा चलती है? यहाँ आपको इतना समझ में आ गया। साइप्रस का राजधानी कहाँ है? निकोसिया है। और साइप्रस की अगर हम लोग मुद्रा की बात करें तो साइप्रस की मुद्रा है पाउंड। साइप्रस की मुद्रा क्या है? पाउंड जो है आपका साइप्रस की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन, बट यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने निकल कर आएगी। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया कि जो हम लोगों का पृथ्वी है, पृथ्वी की आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार 4 ऑप्शन है। पूर्ण गोलार्ध है ये, या अधिकांशतः चपटा है, या पूर्ण गोल पूरा गोल है ये, कि अधिकांशतः चपटा है ये, या चपटा गोल है, या पूर्ण गोलार्ध है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी का आकार जो है चपटा गोल है। क्या? पृथ्वी का आकार चपटा गोल है। यानी ये जो पृथ्वी आपका पूरी गोल नहीं है, नारंगी के समान है। किस प्रकार है ये? नारंगी की जैसा है। किस प्रकार है? नारंगी की जैसा है। और साथ ही साथ पृथ्वी जो आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार से, ये नहीं, ये थोड़ा झुका हुआ, टिल्ट है। क्या? ये झुका हुआ है। कितना डिग्री पर झुका है ये? 23 23 हाफ डिग्री,
3:½ डिग्री, यानी 23.5 डिग्री पर क्या है, ये थोड़ा टिल्ट है, झुका हुआ है। और हम लोगों का टोटल जो ग्रह की संख्या है 8 ग्रह है। कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। उनमें से जो आकार के हिसाब से देखें तो पृथ्वी सबसे 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5th सबसे बड़ा ग्रह है और एकमात्र जीवन पाया जाता है। और पृथ्वी में एक ही उपग्रह पाया जाता है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रह की संख्या 1 है, जिसके नाम क्या है? चंद्रमा, जिसकी नाम है। आपको बताना है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो कितने दिन में लगाती है। ये आपको थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अब हम लोग बात करें पृथ्वी जैसा सेम बनावट कौन सा ग्रह के? शुक्र ग्रह को। कौन सा? शुक्र ग्रह, वेनस। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा वाहन। तो पृथ्वी का जुड़वा वाहन कौन है? तो शुक्र जो है वो पृथ्वी का जुड़वा वाहन है। और साथ ही जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग और किस नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह। कौन सा ग्रह के नाम से जानते हैं? नीला ग्रह। तो नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो मंगल को जो है, मार्स को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है। किसको? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की और हम लोग देखेंगे कि अरुणा आसफ अली, कौन? अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कौन सा आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो होती है आपका राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका स्टार्ट हुआ था और 9 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई थी। साल कौन सा था? 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में हुआ था। और इसी आंदोलन में गांधी जी कौन सा नारा दिए थे? करो या मरो। तो अगर आपसे पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में कि करो या मरो की नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था कौन सा आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी की ओर से करो या मरो की नारा दिया गया था, जो कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को आपका क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसमें करो या मरो की नारा जो है दिया गया था। इसके साथ साथ और एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। यहाँ आपको ऊपर में दिख रहा है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 से जो आपका असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका स्थित हुआ था। भारत छोड़ो को इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। साथ ही यहाँ पर और एक आंदोलन बच जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 6 अप्रैल 1930। ये तीनों आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बार बार पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपसे पूछा गया है कि मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? वो यानी किस फील्ड से बिलोंग करती थी? तो वो एक क्लासिकल डांसर थी। क्या थी? क्लासिकल डांसर। क्वेश्चन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज की सेशन में इतना तक ही। टोटल 25 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए, बट सेशन में अगर आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए सेशन को। इसमें जितना भी क्वेश्चंस आपसे पूछा गया उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। ये सारे के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, मोटिवेशन के लिए, सो दैट ये पता चले कि जो कम्युनिकेशन हो रही है वो एक 2 वे कम्युनिकेशन हो रही है। कितना वे? कौन सा वे? 2 वे कम्युनिकेशन। 2 टाइप का होता है। एक सिंगल कम्युनिकेशन कि हम आपको बताते चल रहे हैं और आप कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, यानी कि आप पैसिव लर्नर जैसे आप क्या सिर्फ सुनते आ रहे हैं। और एक 2 वे कब हो जाती है? जब आप भी रेस्पॉन्स देना चालू करते हैं तो वो आपका एक 2 वे कम्युनिकेशन हो जाती है, जिससे मुझे पता चलता है कि उधर जो भी कंटेंट हम डिलीवरी कर रहे हैं, ये कंटेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। कंटेंट अगर आपको कोई भी चेंज अगर चाहिए कंटेंट में, किसी भी प्रकार का जो आपको स्लाइड दिख रहा है, जो साउंड है, जो भी लाइटिंग है, इन सारी चीज़ों में जो भी चेंज वगैरह आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे आप। इससे बेहतर किया जा सकता है ये हम भी जानते हैं। और हमेशा कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हैं उसको और बेहतर से किया जा सकता है। और इसके लिए क्या चाहिए? फीडबैक चाहिए। और उसी फीडबैक का जो है एक इंतज़ार रहता है कि हाँ आप लोग एक सही फीडबैक दें। और इसी मोटिवेशन और इसी ऊर्जा के साथ आपको हमेशा सेशन डिलीवर किया जाएगा। तो आज ये पहला सेशन था। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर देंगे। टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए।
और एक एक क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम किए कि कौन किसका है क्या नहीं, एक एक ऑप्शन को आपके पास खोल कर रखा गया, सो दैट आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। इसका टेलीग्राम में जाके इसका PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा।